नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से व्योम टीवी के पेज पर लगातार मुखर और प्रखर होकर हम लोग आपके जन मुद्दों से जुड़ी हुई चीजों को रखते हैं, इसमें आपका स्नेह और आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आज जो सबसे बड़ी बात आपके सामने रखने जा रहे हैं, आज खेल कुर्सी का नहीं, खेल आम आदमी के साथ कैसे खेला जाता है इसको जरा समझते हैं। श्रीमान, विस्थापन की नीति को लेकर बहुत सारी कमेटियां बनी, बहुत सारे समिति बने, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आए, बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ, लेकिन जो आज बात कहेंगे वो बोलते हैं ना कि सदियों लग गए घर बनाने में और तुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा इसे उजाड़ने में। घर उजाड़ना क्या होता है, इसका दंश, और इसके बाद क्या कुछ एक परिवार के अंतर्गत आता है, भूचाल, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले आप ये समझना पड़ेगा कि विस्थापन नीति के अंतर्गत जो सबसे बड़ा दंश अगर किसी सेक्टर्स ने झेलाया उसका नाम है कोल सेक्टर। कोल सेक्टर के अंतर्गत अगर बात करेंगे, अगर झारखंड की बात करेंगे श्रीमान, तो झारखंड के जिन जगहों पर सबसे ज्यादा उत्खनन हो रहा कोयले का, चाहे अब वैध कह ले या अवैध कह ले, लेकिन हर कोयला उत्खनन होने के बाद वैध ही हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बिकता है श्रीमान, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। लेकिन जिनकी जमीनों पर यह उत्खनन हो रहा, जिन्होंने अधिग्रहण के माध्यम से अपनी जमीनें दी, आज उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? R&R एक पॉलिसी बना था जिसमें यह बात कहा जाता था कि 2 एकड़ से अधिक जमीन होने के बाद अगर आपका दान देते हैं, अनुदान होता है या फिर उसका अधिग्रहण किया जाता है, तो श्रीमान आपके व्यक्ति और उनसे जुड़े हुए वंशजों को नौकरी दी जाती थी। और R&R पॉलिसी प्रहलाद जोशी जी ने 2022 में अपने ट्वीट करके एक बात बोला था कि वी आर रेडी टू गिव यू 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑन द साइड्स ऑफ दोज पब्लिक और द फैमिली हु आर कंट्रीब्यूटिंग देयर लैंड्स इन द वे ऑफ कोल सेक्टर एंड वी आर रेडी टू गिव यू द 100% गुड फैसिलिटीज। व्हाट इज गुड फैसिलिटीज? प्रहलाद जोशी जी का स्टेटमेंट था। R&R पॉलिसी के अंतर्गत क्या कुछ था नया, ये 2-3 मील बिंदु को आप समझने का कोशिश करें। अब तो नौकरी मिलने से इसलिए रहा श्रीमान, क्योंकि अवैध और वैध के बीच में एक बहुत बड़ा चीज आकर फंसा, आउटसोर्सिंग एक नया तरीका आया। कोयले का उत्खनन का एक नया तरीका आउटसोर्सिंग। पहले अंडरग्राउंड माइंस चलता था, बहुत रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता था। अब सीधा उजाड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा शहर, उजाड़ दिया जाएगा बस्ती, उजाड़ दिया जाएगा गांव, उजाड़ दिया जाएगा कस्बा, और उजाड़ दिया जाएगा आपका मकान। वह मकान जहां आपके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, वह मकान जहां आपके घर परिवार, बहन भाई, बीवी, बच्चे बड़े हुए, आगे हुए, अपने चीजों के इमोशन के साथ अब कोई मायने नहीं रखता। R&R पॉलिसी 2022 का रिवाइज्ड वर्जन किस तरीके से आया, और उस समय जो थे कोयला मंत्री थे माननीय प्रहलाद जोशी जी, ट्वीट के माध्यम से बहुत सारी चीजों की जानकारी उन्होंने साझा की है। लेकिन अभी जो हम आपके पास रख रहे हैं श्रीमान, नंबर 1, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में थे तो आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मान कर एक एकड़ जमीन के लिए आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र से आपके जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो 70 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर 20 साल तक लगातार उनके घर परिवार को 7,000 से लेकर 10,000 तक का प्रति माह एक मुआवजा दिया जाएगा। वह मुआवजा जिसको कंपनसेशन भी बोल सकते हैं, क्रॉप कंपनसेशन बोल सकते हैं, लैंड कंपनसेशन बोल सकते हैं, या जो भी कंपनसेशन का आप नाम दे दें। नौकरी की बात श्रीमान अब खत्म थी। न्यू R&R पॉलिसी के अंतर्गत प्रहलाद जोशी जी ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब हम आपसे सवाल करना चाहते हैं श्रीमान, जिस विस्थापन नीति का नया बात आप लाकर रख रहे हैं, विस्थापन और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन सिस्टम को आपने लाकर तो रख दिया, क्या यह मिला किसी परिवार को? अब हम यही सवाल करेंगे, हम यही सवाल आपसे कर रहे हैं श्रीमान। हम कोल सेक्टर की ही बात करें, दूसरे सेक्टर की बात आज नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा अगर दंश झारखंड में अगर है, सबसे बड़ी समस्या अगर है, सबसे बड़ा आप परेशानी झेल रहे हैं उन परिवारों को जो आज अरबपति होते, अगर वो जमीनें उनके पास होती, करोड़पति होते, अगर छोटा भी जमीन होता तो लखपति जरूर होते, लेकिन आज क्या है, वो खाकपति या रोडपति, जिसको रोडपति बोलते हैं ना श्रीमान, समझिएगा, जिन्होंने अपने उन जमीनों को आपको अधिग्रहण कर आपको अधिग्रहण करने दिया, इसलिए ताकि देश के विकास में उनकी भूमिका हो, देश जगमगाए। कोयले के बिना देश नहीं जगमगा सकता। इंडस्ट्री कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, झारखंड का कोयला आप एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या लिग्नामाइट कुछ भी कर ले, लेकिन एंथ्रासाइट जहां पर है श्रीमान, वो है झारखंड। लेकिन एंथ्रासाइट से जगमगाने वाला टॉप क्लास का कोयला से पूरा
भारत ही नहीं, भारत से निकलकर दूसरे देश में भी वहां के अंदर झारखंडियों की क्या स्थिति है। जिन क्षेत्र से आप झरिया को ले लें, आप बेरमो के क्षेत्र को ले लें, आप सीसीएल ले लें, ईसीएल के एनसीसीएल जो भी ले लें श्रीमान, लेकिन हकीकत यही है, विस्थापन नीति को पुनर्वास के नाम से जिस तरीके से रख दिया गया, क्या 50 लाख मिला? क्या 7 से 10 हजार का मुआवजा, यहां तक कि इसको 20,000 तक भी बोला गया था रिवाइज वर्जन में, क्या किसी परिवार को मिला? प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए अगर कोल इंडस्ट्री में है, अगर टाटा का या कोई भी दूसरा यूनिट है, हो सकता है वहां पर कुछ जगहों पर ये सारी चीजें अप्लाई की गई, लेकिन अब बीसीसीएल या सीसीएल या ईसीएल, क्या इन लोगों ने इन सारी चीजों को रिवाइज वर्जन में बात रखा या महज ट्वीट तक ही श्रीमान ये सीमित रह जाता है? शहरी क्षेत्र में आज एक जमीन का टुकड़ा आप लेकर देखें, वास्तविक स्थिति क्या है धनबाद की, बोकारो का, रांची का, या रांची तो मान लीजिए कोल सेक्टर से बाहर का क्षेत्र है, लेकिन धनबाद बोकारो के क्षेत्रों को अगर आप देखें, जहां कोयले का एक प्रचुर भंडार है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, और आप कह रहे हैं एकड़ में जमीन का कीमत 70 लाख। अगर चलिए वो भी आप मिल जाता तो किसान गदगद रहता, उसका घर बदलता, परिवार बदलता। झारखंड और झारखंडियत का सबसे बड़ा दंश अगर विस्थापन का है, तो सबसे बड़ा इस दंश का जिम्मेवार है श्रीमान कोल सेक्टर से जुड़ी हुई नवरत्न कंपनियां। अब वो नवरत्न कंपनियां हो या मिनी नवरत्न कंपनियां, आप तो नवरत्न में चले गए, लेकिन जिनका अपना रत्न था वो उस रत्न के जड़ से भी निकल गए। इसलिए मैंने कहा सदियों लग गए श्रीमान एक घर बनाने में, और आपने नहीं सोचा इसे रत्ती भर भी उजाड़ने में। बुलडोजर चला दिया, पोकलेन चला दिया, जबरदस्ती आप अधिग्रहण कर लिए। अब आप कहेंगे श्रीमान बिल्कुल कानून के अंतर्गत ही होता, कानून आपका है। अब R&R पॉलिसी का रिवाइज वर्जन लोगों तक रख तो देते हैं, लेकिन बीच के कन्वर्सेशन के बिना, बिना भूमि माफी के भी आप उनके जमीन से कोयला निकाल लेते हैं। श्रीमान आज आउटसोर्सिंग कंपनी जिस तरीके से वातावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा, अब तो यह आम जिंदगी से खेलना तो अलग बात है। अगर आप दबंग हैं, आप बाहुबली हैं, तो श्रीमान रात में घर में सोए हैं, सुबह आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपकी जमीन कहां थी। यह है आउटसोर्सिंग का काम। आउटसोर्सिंग के मैं ये नहीं कर रहा, मैं विरोध कर रहा हूं। समय और टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीजें बदलनी चाहिए, लेकिन समय और टेक्नोलॉजी के मुताबिक यह भी चीजें समझनी चाहिए कि क्या पॉलिसी बना देना काफी है। R&R पॉलिसी में नौकरी गया, R&R पॉलिसी के अंतर्गत जमीन गया, R&R पॉलिसी के अंतर्गत उसका जो जीवन यापन का साधन था, जिससे वो जीविकोपार्जन करता था, वो गया। आज वर्तमान में सिंचाई की क्या व्यवस्था है? आप झोपड़ी दे दे खोपड़ी की बात मैंने बहुत बार कहा है कि श्रीमान झोपड़ी दे देंगे लेकिन खोपड़ी नहीं देंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति से अगर धरातल पर आप पानी पहुंचा देते, जरूर इसको विश्लेषणात्मक तरीके से व्योम टीवी के पेज पर आप देखेंगे, वास्तविक में झारखंड में सबसे बड़ा दंश अगर भूमि अधिग्रहण के बाद हुआ, तो इतनी बड़ी जमीनें पलती पड़ी हुई है, उस पर सिंचाई क्यों नहीं हो पा रहा, उस पर खेती क्यों नहीं हो पा रहा, उसको खेती हद बनाने का सरकार प्रयास क्यों नहीं कर रही है? आप कह रहे हैं 2400 से 3200 धान का दे देंगे, लेकिन वो धान उपजाएगा कैसे? कोल इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या सरकार जिस तरीके से अधिग्रहण की बात करती है, माननीय वर्तमान सरकार से भी यह बात कहेंगे श्रीमान, चाहे कमेटियां कोई भी आप बना लें, चाहे आप कोई भी कमेटी का नाम दे दें, लेकिन इतना तय है इस कमेटी के अंतर्गत पिस्ता एक झारखंडी है। इस कमेटी के अंतर्गत अगर गरीब, दंश, पीड़ित, दलित की बात आप कहेंगे तो उनके दंश को कौन समझेगा? उनके दंश को समझने के लिए कौन सी पॉलिसी होगी? उनके दंश के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए कौन सा कमेटी होगा? कौन सा ऐसा कमेटी जो उनके दर्द को समझ पाएगा? हाल ही में रजरप्पा में एक घटना घटा था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आप धर्माबाद चले जाएं, आसपास के सेक्टर में भी चल जाएं, आप बागमारा चले जाएं, सिद्धपोकी एक जगह है श्रीमान, ऐसा भी वहां घटना है कि जहां पहले लोगों को नौकरी मिली और उनके बगल वाले लोगों को नौकरी नहीं मिली। पहले वाले लोग रिटायर कर गए और 108 से ज्यादा ऐसा परिवार रहा जो कोयले के धधकती आग के ऊपर आज जी रहा है। क्या उनका विस्थापन के लिए कोई नियम नहीं? क्या उनके लिए बस वही है गरीब दलित का बात आप कहकर बहुत सारे राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। इन राजनीतिक जो रोटियां सेकी जाती है, आपके लिए तो जरूर फूल जाता है, लेकिन इनके जीवन में बदलाव नहीं। मैं उमेश में ही तो एक ही कोशिश है श्रीमान कि क्या विस्थापन नीति पर उठा हुआ कमेटी काम पूरा कर पाता है? क्या विस्थापन नीति की बात रखने के बाद R&R पॉलिसी के अंतर्गत 70 लाख और 50 लाख की बात आप रखते हैं, क्या वो आम आदमी तक पहुंचा? क्या 7 से 10 और 20 हजार रुपया आप जो देने का बात करते हैं, क्या वो मिल पाता? अगर नहीं तो श्रीमान एक झारखंडी का दंश कौन समझेगा? क्या विधायक समझेंगे, क्या सांसद समझेंगे, या कमेटियां समझेगी, या समितियां समझेंगी, या मंत्री समझेगा, या माननीय यहां के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री समझेंगे?
श्रीमान इनके दंश को समझिए। यह विस्थापन का दंश इतना बड़ा दंश है कि मैं इसको बहुत ज्यादा आपके पास डिफाइन भी करके रख दूं तो इतना बता पड़ेगा कि हर 3 से 4 घर के बाद झारखंड का हर परिवार इस दंश से पीड़ित है। जिम्मेवार कौन? मैं आपसे मुखर होकर यह बात जानना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया चलाने वाले तमाम लोगों से यह जानना चाहता हूं। अगर आपके आसपास इस तरह की घटना हो तो जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। हम लोग मुखरता के साथ बात रखेंगे। क्या होना है और नहीं होना है, वो बोलते हैं ना, रेज योर वॉइस, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर नोबडी नोस। काल के घर में क्या छिपा हुआ है श्रीमान कोई नहीं जानता, लेकिन आवाज तो बुलंदी के साथ तब तक उठता रहेगा जब तक कि झारखंडी के दंश को समझने के लिए आर पॉलिसी ही काफी नहीं हो। श्रीमान उनके घर के साथ बैठकर, उनके परिवार के साथ बैठकर उनकी बीमारियों को समझना पड़ेगा, उनके बच्चे के इमोशन को समझना पड़ेगा, उनके पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य की सुविधा की बात रखनी पड़ेगी। प्रदूषण खाएगा झारखंडी और कोयला का फायदा उठाएगा दूसरा स्टेट का आदमी। तो इसलिए हम आपसे यह जानना चाहते हैं श्रीमान, आप सोशल मीडिया के चलाने वाले तमाम लोग या माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक सवाल जरूर मेरा होगा, हम तो पूछेंगे कि इस सेगमेंट से यह जानना चाहते हैं आखिर वास्तविक स्थिति क्या है आर पॉलिसी का। मैं तो एक बात जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सख्ती के साथ अगर कानून का क्रियान्वयन कराने के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे तो 2029 में कम से कम विस्थापित लाखों घर बेघर जो हुए हैं वो आपके तरफ जुड़े होंगे। जय हिंद श्रीमान, जोहार झारखंड। मेरी तो एक ही कोशिश है और यह कोशिश लगातार बुलंदी के साथ रहेगा तब तक जब तक कि हर झारखंडी के अंतर्गत एक बात न जाग जाए कि आवाज बुलंदी के साथ उठाना है। जोहार झारखंड।